Hello students, welcome back to my channel. So in today's video lecture we are going to study about frozen shoulder, which is also known as adhesive capsulitis and periarthritis. ओके स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में अगर मैं कोई भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं। ड्यूप्ले फर्स्ट डिस्क्राइब इट इन 1872 एंड कॉल्ड एज ह्यूमरोस्कैपुलर पेरियार्थराइटिस। तो यहाँ से हमारे पास पेरियार्थराइटिस नेम आया। 1934 में कॉडमैन ने फ्रोजन शोल्डर टर्म दिया एंड 1945 में नेविसियर ने एडहेसिव कैप्सुलाइटिस टर्म दिया। ठीक है, तो इट्स क्लियर कि यहाँ पे हमारे पास 3 नेम्स क्यों हैं, तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। डेफिनेशन: फ्रोजन शोल्डर इज क्लिनिकल सिंड्रोम विद पेनफुल रिस्ट्रिक्शन ऑफ बोथ एक्टिव एंड पैसिव शोल्डर मूवमेंट ड्यू टू कैप्सुलर एडेशन। तो फ्रोजन शोल्डर जो है वो एक ऐसा क्लिनिकल सिंड्रोम है जहाँ पे हमारा जो शोल्डर के जो भी मूवमेंट होते हैं ना वो पेनफुल हो जाते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन देखने के लिए मिलते हैं, पेनफुल रिस्ट्रिक्शन। जब भी हम पेशेंट को खुद से मूवमेंट करने के लिए बोलते हैं शोल्डर जॉइंट का, या थेरेपिस्ट खुद से मूवमेंट करवाता है पैसिवली, तो पेशेंट को एक जो है पेशेंट के शोल्डर मूवमेंट में पेनफुल रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। अब एपिडेमियोलॉजी क्या है, सबसे ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स में। ठीक है, तो फ्रोजन शोल्डर सबसे ज़्यादा फीमेल्स में पाया जाता है। 12% केसेस में बायलैटरल हो सकता है, यानी कि दोनों कंधों में। इंसिडेंस इन जनरल पेशेंट 2% और डायबिटिक पेशेंट में 10 to 35%। एज की बात करें तो 40 to 60 ईयर्स जो है वो इसका एज रहता है सबसे ज़्यादा, जहाँ पे आपको फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो सकता है। कॉज की बात करते हैं तो हमारे पास प्राइमरी कॉज होता है। प्राइमरी कॉज आपका इडियोपैथिक है एंड सेकेंडरी में शोल्डर कॉजेज होते हैं एंड नॉन शोल्डर कॉजेज होते हैं। शोल्डर कॉज यानी कि आपके शोल्डर इंजरी से रिलेटेड कॉज, जैसे कि अगर किसी को टेंडिनाइटिस है रोटेटर कफ का, बाइसेप्टल टेंडिनाइटिस है, फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है शोल्डर जॉइंट के अराउंड, तो उनको उस केस में भी फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो सकता है। एंड नॉन शोल्डर कॉज प्रॉब्लम नॉट रिलेटेड टू शोल्डर, जैसे कि डायबिटीज़ है तब भी आपको फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है, आरएसडी है, या कॉलिस फ्रैक्चर हुआ है, तो ये भी एक नॉन शोल्डर कॉज बनते हैं जिसकी वजह से आपको फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो सकता है। ओके, नाउ पैथोलॉजी की बात करते हैं। ड्यूरिंग एबडक्शन एंड रिपीटेड ओवरहेड एक्टिविटीज ऑफ शोल्डर, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स एंड रोटेटर कफ अंडरगो रिपीटेड स्ट्रेन्स, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है और जो शोल्डर कैप्सूल होता है वो ठीक हो जाता है। एंड हमारे उसकी वजह से क्या होता है, थिकनिंग की वजह से शोल्डर कैप्सूल के मूवमेंट जो होते हैं शोल्डर जॉइंट के वो लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटी की वजह से इस स्मॉल स्कैपुलर एंड बाइसेप्स मसल टू वेस्ट फास्टर, लोड ऑन जॉइंट और डिजेनरेटिव चेंजेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। कैप्सूल फाइब्रोइज्ड हो जाता है, और शोल्डर मूवमेंट हमारा डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर डेवलप होता है। ओके, क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन ऑफ बोथ एक्टिव एंड पैसिव शोल्डर मूवमेंट। तो एक्टिव और पैसिव दोनों ही शोल्डर मूवमेंट डिक्रीज हो जाता है। पेशेंट जो है डेमोस्ट्रेट कैप्सुलर पैटर्न ऑफ मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो एक्सटर्नल रोटेशन रहेगा पेशेंट का, एबडक्शन और इंटरनल रोटेशन, इन तीनों कंपेयर किया गया है। तो पेशेंट का जो एक्सटर्नल रोटेशन रहेगा वो जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगा, एबडक्शन इफेक्टेड होगा एंड इंटरनल रोटेशन लास्ट में। पेन जो है वो एंड स्टेज ऑफ स्ट्रेच में नोटेड होगा। एसेसरी जॉइंट प्ले जो है वो भी कम हो जाएगा। पेशेंट अनेबल टू एक्टिविटी, जैसे कि पेशेंट जो है अपने हेयर्स को कॉम्ब करने में उसको दिक्कत होगी, जो वुमेन्स ब्लाउज का जो बटन लगाती हैं उसमें उनको दिक्कत होगा। ओवर हेड एक्टिविटीज़ जो होती हैं यानी कि एबडक्शन वाली एक्टिविटीज़, उनमें भी पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। स्टेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू रीव्स यहाँ हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 जिसको स्टेज ऑफ पेन भी कहा जाता है, ये 10 to 36 वीक्स के लिए होता है। पेशेंट को यहाँ पे एक्यूट पेन होता है, मूवमेंट कम होती है, एक्सटर्नल रोटेशन और अबडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट का जो है वो लॉस हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एंड फॉरवर्ड फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन लीस्ट। ठीक है, मतलब इंटरनल रोटेशन पर उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना एक्सटर्नल रोटेशन और एबडक्शन मूवमेंट में फ़र्क पड़ता है शोल्डर जॉइंट के। पेन इन फ्रोजन शोल्डर डज नॉट रेडिएट बिलो एल्बो, ये चीज़ नोटिस करना है कि एल्बो के नीचे आपको पेन नहीं आता है। स्टेज 2 जिसको स्टेज ऑफ स्टिफनेस भी कहते हैं, ये 4 से 12 महीने के लिए रहता है। पेन जो है वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है और पेशेंट को क्या कंप्लेन रहती है मेन, कि शोल्डर जो है उसके अराउंड में बहुत स्टिफ टाइटनेस लग रही है और मूवमेंट हो रहा है पर हल्का कम मूवमेंट है। फिर स्टेज 3 जो है स्टेज ऑफ रिकवरी वाली स्टेज होती है, ये लास्ट करती है फॉर 6 मंथ to 2 ईयर्स, 6 महीने से लेके 2 साल भी लग सकते हैं पेशेंट में। ये टाइम वेरी करता है कि 2 साल में ठीक हो रहा है पेशेंट, की 1 साल में ठीक हो जा रहा है, तो वेरी। पेशेंट विल हैव नो पेन एंड मूवमेंट हैज़
रिकवर्ड बट विल नेवर रिगेन नॉर्मल। देखो पेशेंट को पेन भी नहीं है और जो मूवमेंट है शोल्डर जॉइंट की वो भी धीरे धीरे ठीक होना चालू हो गया है, लेकिन जैसा पहले हमारा शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट था बिल्कुल स्मूथ, वैसा मूवमेंट तो कभी वापस से नॉर्मल नहीं होगा, बट इतना हो जाएगा कि पेशेंट को अब पेन भी नहीं होगा और मूवमेंट भी वो परफॉर्म कर पाएगा। उसके बाद हम डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो एक्सरे करवाते हैं तो वहाँ पे गोल्डिंग्स साइन देखने को मिलता है, स्क्लेरोसिस सीन ऑन आउटर एज ऑफ ग्रेटर ट्यूबरसिटी, इसको गोल्डिंग्स साइन भी कहते हैं। उसके बाद एक्टिव टेस्ट होता है रेंज ऑफ मोशन का, ओके, एक्टिव रेजिस्टिव टेस्ट भी होता है रेंज ऑफ मोशन का। उसके बाद फिजियोथेरेपी करवाते हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।